हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। मैं अपने बुक को ज़्यादा गंदा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा गंदे बुक पसंद नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब जिनका बुक एकदम बहुत कलरफुल है, एकदम पूरा पढ़ लिए होंगे, एकदम सब कुछ उनको याद ही होगा, ऐसा तो कुछ ज़रूरी है नहीं। अगर मैं अपने बुक के लिए पेंसिल का यूज़ करूँगी, अगर आप चाहो तो आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए मेरे पेंसिल का हालत मेरे भाई ने क्या कर रखा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा ये है, इसका सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ये रसीदा का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखते हैं सुलेमान और किरथर किधर है। ये रहा सुलेमान और ये रहा किरथर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पर? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास या फिर वहीं पे। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए देखते हैं। ये रहा गारो की पहाड़ियाँ और ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य अभी दिखा दिए, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, और एक चीज बोला था ना, नर्मदा नदी देखने को। पिछले थे नर्मदा नदी, ढूंढते हैं नर्मदा नदी किधर है। अगर आप लोग को मिल जाए तो आप लोग भी बताना। देखो मेरे को मिल गया, ये रहा नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये रही आपकी गंगा नदी, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। ठीक है, ये रही आपकी सिंधु नदी यहाँ, तथा इसकी सहायक नदी देखिए, जैसे झेलम, काबुल नदी, चेनाब, रावी, सतलज नदी, और सतलज की शायद सहायक नदी है ब्यास नदी।
गंगा का देख लेते हैं। ये हो गई गंगा नदी, ठीक है। इसकी सहायक, ये भी गंगा नदी ही है। हाँ, इसके सहायक नदी हो गई यमुना नदी, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, और गंगा की सहायक नदी सोन नदी भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हम तो पहले ही बता दिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के आसपास विकास हुआ है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसके बारे में भी हम पता लगा दिए, आपको दिखा दिए थे पहले ही। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। देखिए एक और इसमें छोटा हुआ था, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को पूर्व में स्थित, पूर्व हो गया आपका यहाँ पे देखिए हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, पूरब इधर हो गया पूरब,
पूरब में भूमि प्रदेश को, पूरब में स्थित इधर साइड भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, उत्तर और पश्चिम इधर साइड रहने वाले लोगों के लिए, लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब इधर जो लोग रहते थे उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है कि जो लोग उत्तर और पश्चिम में जो रहते थे लोगों का एक समूह जिसको भारत कहा जाता था, उसका मतलब वर्णन मिला है ऋग्वेद में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, मतलब भारत नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पुस्तक जो हाथ से लिखी होती है पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये देखिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं है, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताएं। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि जिसे अभी जो दिखाया ना, हम जो बोले कि आपके समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। ये रहा देखिए, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्ते को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल है। देखिए, संस्कृत में भी मिला है, प्राकृत और तमिल दोनों में मिला है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? जवाब दीजिए। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। देखिए, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सब हमें बताएं, आप लोग भी कुछ बताइए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति अतीत में बनी और उसका प्रयोग में लाई जाती थी, उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों
यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले इसमें कुछ है उसको देख लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के, ये जो दिख रहा है ना अभिलेख, अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियाँ। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। बायां ये हो गया। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। ये शायद दाएं हो गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, का अध्ययन करते हैं। पिछले बता दिए थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्वेश्चन है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। अतीत, एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत मतलब बहुवचन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, रूप में किया गया बहुवचन के रूप में। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में
काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी, AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, अब BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह जिस वर्ष जन्म लिए थे उसी वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, CE का फुल फॉर्म कॉमन इरा तथा BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? पता नहीं, हमको भी नहीं पता। आगे देखते हैं। आओ याद करें। मेरा क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट नंबर, सुमेल करें। नर्मदा घाटी, मगध, गारो की पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। अब इधर देख लेते हैं। पहला बड़ा राज्य, आखेट तथा संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। सिंधु घाट, ये मगध सबसे बड़ा राज्य, पहला राज्य था, बड़ा राज्य था। और ये गंगा घाटी में 2500 हम शायद लाइन किए थे, सब पूर्व के नगर। गारो की पहाड़, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे आरंभिक कृषि हुई थी। गारो की पहाड़ियाँ, नहीं शायद उल्टा मिला दिया। अच्छा हाँ, नहीं सही है। गारो की पहाड़ियाँ, आखेट तथा संग्रहण है। नहीं उल्टा मिला दिया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थी। गंगा घाटी वाला ये हो गया। और गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि होगी शायद। नर्मदा घाटी, आखेट तथा संग्रहण, इन दोनों में मुझे भी कन्फ्यूजन है। चैप्टर तो आप भी पढ़े हैं, आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन है। देखिए, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। इसका जवाब आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम नहीं देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, गुड नाइट।